मार्च का महीना आने वाला है। तमाम भारतीय टैक्स करदाता कर संबंधी जानकारियों और ज्ञान बढ़ाने में लगने वाले हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स संबंधी गुत्थियों को सुलझाने में माहिर चार्टर अकाउंटेंट आशीष नीरज से इस पर हमने लंबी बातचीत की है। जीएसटी क्या है, नया टैक्स बिल क्या है और इसमें कौन कौन सी जरूरतें आने वाली हैं। बातचीत लंबी हो गई है, इसलिए हमने इसे 3 अलग अलग हिस्सों में जारी करने का फैसला लिया है, जिसमें आशीष नीरज सहज भाषा में, सहज शब्दावली में टैक्स संबंधी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हमारे साथ हैं सामाजिक संवेदना से जुड़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष नीरज जी। आशीष जी, आपका स्वागत। नमस्ते। और आपसे बातचीत का जो मौका है, सरकार ने इनकम टैक्स बिल नया पेश किया है और संसद के अंदर इसमें क्या कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं आम आदमी की जिंदगी में? देखिए, अभी तक जो है हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे काम कर रहे थे। काफ़ी समय से इस चीज़ की प्रतीक्षा की जा रही थी कि समय के साथ इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव हो। काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि आज के दिन में, आज के संदर्भ में वो बहुत एप्लीकेबल नहीं थे। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि हम एक इनकम टैक्स का नया बिल लाएं। जीएसटी में अभी हम लोग जीएसटी एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, बट ये 1961 का एक्ट था। तो इसी के लिए सरकार जो अब ये बिल लेके आई है, उसमें सारे प्रोविजंस को आसान बनाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है, ताकि टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ ही इसको जो यूज करने वाले आम जनता है, करदाता हैं, वो भी इन प्रोविजंस को अच्छे से समझ पाएं और उसका कंप्लायंस इजीली कर सकें। हम पढ़ रहे थे अखबारों में जो छपा था कि इसमें छोटे वाक्यों में चीज़ों को कहने की कोशिश हुई है, सरलता लाई गई है। लेकिन तमाम सरलताओं के बावजूद इनकम टैक्स इतना पेचीदा विषय है कि कॉमन आदमी को लगता रहता है, कॉमन आदमी मतलब भारतीय नागरिक हो, कि हम कहीं ना कहीं इसके चोरी के इल्जाम में न फंस जाए। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मेरे विचार में अभी भी काफी लोगों को इनकम टैक्स के जो लॉज हैं, उसकी जो सरलता है उसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं है। कितने सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आम आदमी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। सरकार पिछले काफी वर्षों से इस कोशिश में है कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे करदाता हैं, या निम्न आय या मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके से विभिन्न छूट दी जा सके। परंतु मेरे विचार में अभी भी जितने प्रकार की छूट अवेलेबल है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ये आप बताइए कि हमेशा खौफ में रहता है आम करदाता, जीएसटी की बात हो या इनकम टैक्स की बात हो, तो ये खौफ को हल्का कैसे कर सकते हैं आप एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग सीए के तौर पे बात करें तो? कितने पैसे कमा रहा है तो उसको कर से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखिए, जीएसटी एक्ट मैं जीएसटी और इनकम टैक्स दो अलग अलग है। मैं पहले अगर जीएसटी की बात करूं, जीएसटी में जो एक बेसिक लिमिट है 20 लाख रुपए, कि अगर आप नॉर्मल सेल परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और साल में आपकी रिसिप्ट 20 लाख रुपए तक है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने एक और छूट दी कि अगर आप एक लोकल लेवल के व्यापारी हैं, एक छोटे दुकानदार हैं, आप इंटर स्टेट सेल नहीं करते हैं, सिर्फ अपने राज्य में अपनी दुकान से अपने शहर में सेल कर रहे हैं, तो वहां पे सरकार ने इस लिमिट को 20 लाख से बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। एक दो स्टेट्स में नहीं है, बट 80% 90% स्टेट्स में ये 40 लाख की लिमिट है। यानी कि एक छोटा दुकानदार जो अपने दुकान, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, अगर 40 लाख कर रहा है, हाँ, और वो अगर लोकल सेल कर रहा है, इंटर स्टेट सेल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए 40 लाख तक जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखिए, हम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बात कर रहे हैं और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 राज्य हैं मोटे तौर पे, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और इन तीनों के बीच अगर इंटरकनेक्टेड व्यापार नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश का सामान दिल्ली में नहीं बेचा जा रहा है, दिल्ली का सामान अगर हरियाणा में नहीं बेचा जा रहा है, तब उसको बेफिक्र रहने की जरूरत है 40 लाख तक। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई भी सामान दिल्ली से निकल के उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है या सामान उत्तर प्रदेश से हरियाणा में जाके बेचा जा रहा है, जो कि इंटरकनेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं, तो फिर वहां क्या है? वहां 20 लाख से ऊपर पे उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वहां 20 लाख से अगर बाहर भेजा आपने तो फिर 40 लाख से ऊपर
40 बाहर नहीं भेजा तो 40 लाख तक जी। और अगर बाहर गलती से भेज दिया आपने हाँ। और देखा गया तो आप 20 लाख तक कहीं मामले में आएंगे, उसी फ्रेम में आएंगे। बिल्कुल, आपको 20 लाख तक जो है आपको जीएसटी नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका सिर्फ लोकल सेल है तो 40 लाख तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, आप निष्फिक्र होके बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जीएसटी में एक और प्रोविजन है। मान लीजिए कि आपका 40 लाख, आप एक दुकानदार हैं, दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के कहीं सेल कर रहे हैं और आपका सेल 40 लाख से ऊपर है, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, जीएसटी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट टैक्स का रेट है, बट वहां पे भी एक कंपोजिशन स्कीम नाम की चीज है जहां सरकार कहती है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपका 1.5 करोड़ तक का साल में सेल्स है तो आप सिर्फ उस पर 1% जीएसटी दे दीजिए, ओनली 1%, 5%, 18%, 12% स्लैब को भूल जाइए, आप कंपोजिशन स्कीम में आइए, सिर्फ 1% टैक्स दे दीजिए और आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको कोई और टैक्स नहीं भरना है। तो जीएसटी में छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बट हाँ, कितने लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है जिसके कारण कठिनाई हो रही है। अगर मान लीजिए जीएसटी हमने कटवा लिया है ना, तो उसको रिक्लेम कैसे करें? मान लीजिए कि मुझे 18% मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, 18% का स्लैब में थोड़ी देर के लिए, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन अगर वो उस स्लैब के तहत मैं जीएसटी कटा लिया और जीएसटी का पेमेंट भी हमारे पास आ गया, उसको रिक्लेम करने का कोई रास्ता है? देखिए, बेसिकली जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आउटपुट और इनपुट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर आप मान लीजिए कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि सपोज आपने 1 लाख रुपए का बिल दिया किन्हीं को और 1 लाख पे आप 18% पे जीएसटी, आपने 1,18,000 रुपए का बिल इनको दिया। आपने जिनको 1,18,000 रुपए का बिल दिया, उन्होंने 1,18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया विथ जीएसटी। अब सरकार नॉर्मली ये जो 18,000 रुपया है ये आपको जीएसटी सरकार को पे करना है, बट सरकार यहाँ पे आपको कहती है कि अगर आपने इस 1 लाख रुपए के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या इस 1 लाख रुपए का जो गुड्स को आपने बेचा उसके लिए आपने कुछ खरीदा होगा या आपने कोई सर्विसेज ली होंगी या आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कैमरा खरीदा, कुछ भी खरीदा। अब मान लीजिए कि आपने उस 1 लाख के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए 60,000 रुपए का कुछ खरीदा, 60,000 की कोई सर्विस ली और उस पर मान लीजिए कि जीएसटी आपने 18% दिया, तो 60,000 प्लस 18% 10, मान लीजिए ये जो भी अमाउंट है वो मान लीजिए 10,800 रुपये आपने जीएसटी दे दिया। तो सरकार फिर ये कहती है कि देखिए, आपको 18,000 रुपया जो 1 लाख पे देना था, परंतु चूंकि उस सर्विसेज को परचेज करते समय में या गुड्स को परचेज करते समय 10,800 रुपये आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो 18,000 माइनस 10,800, 7200 ही आप हमारे खाते में जमा कीजिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि जो ये जीएसटी आपका रिक्लेम हो गया, क्योंकि जो 10,800 आपने परचेज करते समय में दिया था वो आपको 18,000 जो वहां से मिला उसमें से 10,800 आपने अपने पॉकेट में रखा, सिर्फ 7200 रुपया आपने सरकार को दिया। तो ये एक तरीके से ये आपका जो रिक्लेम हो गया। अच्छा, रिक्लेम। अब अगर हम राशन पानी के लिए शहर में जी रहे हैं और राशन पानी के तमाम सामानों पे हम जीएसटी कटा रहे हैं और वो जीएसटी जो कटा रहे हैं उसको रिक्लेम करने का कोई रास्ता है क्या? देखिए, जीएसटी में इनपुट जो है, इनपुट में कुछ चीजें जो हैं वो नेगेटिव लिस्ट में है। ठीक है, मतलब अधिकतर चीजों का तो आप जो बेसिकली सरकार क्या कहती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी खर्च कर रहे हैं, हम उसका जीएसटी इनपुट आपको देंगे। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार ने नेगेटिव लिस्ट में रखा है कि जिसका इनपुट आपको नहीं मिल सकता। उसी में खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनको सरकार वो खाने पीने की चीजों को सरकार ने नेगेटिव लिस्ट में रखा है, वो आप उनका इनपुट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप खाने पीने के ही बिजनेस में हैं, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट वाला है जिसने 18% वाला जीएसटी ऑप्ट कर रखा है, तो फिर वो खाने पीने की कोई चीज खरीद रहा है और अगर उस पर उसको जीएसटी देना पड़ रहा है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। बट नॉर्मल बिजनेस के लिए खाने पीने की चीजों पे इनपुट को अलाउ करना है अलाउड नहीं। ये थोड़ा सा सहज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो सहज बातें हैं
इसके लिए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस क्यों लेनी पड़ती है या कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस क्यों लेनी पड़ती है? ऑटोमेशन का कोई तरीका है? एआई का दौर है, खुद ब खुद सब कुछ कैलकुलेट होकर मेरे पास आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अब समय के साथ साथ काफ़ी विकसित एआई टूल्स आ रहे हैं जो समय समय पे जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड जब भी कुछ चेंज आता है डिफरेंट जर्नल्स में, डिफरेंट पत्र पत्रिकाओं में, या सरकार भी अपने सर्कुलर्स के माध्यम से बहुत सारे उन चीज़ों को सरल रूप में पेश करती है। परंतु आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ने का अधिकतर लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है। तो जब वो पढ़ने का समय नहीं है तो उन्हें फिर टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। बट हाँ, आज के डेट में काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें आपको सिर्फ बेसिक रॉ डेटा फीड करना है, आपका जीएसटी अमाउंट, इनकम टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, आपका रिटर्न्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आप सिर्फ बैंक से पेमेंट कीजिए, एक क्लिक पे आपके रिटर्न्स फाइल हो जाएंगे। तो एआई और ऑटोमेशन के विकास के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आ गई। अब मुझे बताइए कि मैं अगर कोई बिजनेस चला रहा हूँ छोटा, अब मैं ही इसके संदर्भ बताऊँ क्योंकि मिसाल देना है मुझे। अगर मेरी एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान में मैं एक चाय बेच रहा हूँ और प्रतिदिन हमारी जो भी आमदनी है, तो कितने आमदनी के बाद मुझे इस बात की फिक्र करने की जरूरत होगी कि मुझे जीएसटी देना चाहिए? देखिए जी, अगर आपने चाय के दुकान वाली एग्जांपल ली है तो जो मैंने बोला था कि जो 40 लाख वाला लिमिट है, क्योंकि अगर आप चाय का दुकान अगर आपने नोएडा में लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली आप नोएडा में ही चाय सेल करेंगे। आप जो है वो दिल्ली का कस्टमर को चाय लेके पिलाने नहीं जाएंगे। तो चूंकि नोएडा में है, वो सेम स्टेट में है, आपको 40 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 40 लाख को क्रॉस भी कर गए हैं, मान लीजिए कि आपका 50 लाख रुपए है, तो सरकार फिर कहती है आपके पास या तो आप नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आप जीएसटी लगाएंगे और इनपुट अगर है आपका कोई तो वो क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंपोजिशन स्कीम में भी जा सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेट है। नॉर्मल गुड्स के ट्रेड के लिए 1% है। अगर खाने पीने के रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह जो है वहाँ 5% का रेट है, तो वहाँ पे उनको 5% दे के